अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी पुराने कुएं का चौथा हिस्सा लेके हाजिर हुई हूँ। एक दिल खराश निस्वानी चीख ने मेरी गहरी नींद को तहोबाला करके रख दिया और मैं फ़ौरन सरतापा लरज़ के उठ बैठा और हिरासा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और मैं अभी तक बाग में पड़ा हुआ था। हद होती है लापरवाही की। मैंने खुद को सर्जिश की और अपनी टांग को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। जहन किसी हद तक माफ़ और नींद के ज़ेर असर था। मैं टांग की तकलीफ़ और नींद के खुमार में किसी शराबी के तरह लहरा लहरा के चलने लगा। मैंने आंखों को मसलते हुए खुद को सामने वाले दरख्त से टकराने से बचाया और सीधी राह पर हो लिया। अब बाग ख़त्म हो चुका था और मुझ पे नींद का गलबा भी कम हो चुका था। इतना आगे जाके वापस जा रहे हो बाबू? एक निस्वानी आवाज़ ने मेरे कानों में सरगोशी की और मेरी रूह फना हो गई। अपनी खुलती बंद होती हुई आंखों को अच्छी तरह से खोल के मैंने इधर उधर देखा, मगर ज़मीन पर चांदनी में फ़कत मेरे डगमगाते साए के कुछ भी ना आया नज़र। मुझे जैसे बंदे का अब तक हार्ट फेल हो जाना चाहिए था, मगर पे दर पे वाक़यात ने मुझे कुछ ढीठ सा बना दिया था। इसलिए मैंने वही कुछ करना चाहा जो मुझे 2 रातों में कर चुका था। मगर अभी मैं अपने फ़ैसले पे गौर कर ही रहा था कि एक और आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। बचाओ, मुझे बचाओ। इस मर्दाना आवाज़ में दूर दर्द ही दर्द था। अब तो कुछ सोचने समझने का सवाल ही नहीं था। टांग की तकलीफ़ को भूलकर मैं सरपट भागने लगा। घर से ज़्यादा फासला ना था और घर में अंदर दाखिल होते ही मैंने कुंडी लगानी चाही तो ये देख के मेरा दम ही निकल गया कि मुझसे पहले एक साया अंदर दाखिल होकर इत्मीनान से मेरी चारपाई पे बैठ चुका था। जमील की आंखें एक झटके से खुल गईं। उसने इधर उधर देखकर एक गहरा सांस लिया और खड़ा हुआ। इसका इरादा अब खेतों की तरफ जाने का था। ज़रीना की बातों से गुस्सा अब किसी हद तक टल चुका था। बेवकूफ़ औरत, इसने सर झटका और खेतों की तरफ जाने वाली पगडंडी पे चलने लगा। ज़रीना ने निहायत शफ़ाक़ी से जमीला का नातवां वजूद ज़मीन पे फेंका और इत्मीनान से नीचे देखने लगी। जमीला एक ही जुमला झटके में जान से हाथ धो बैठी थी। चंद लम्हे उसने जमीला की फटी फटी आंखों को गौर से देखा। जमीला की खुली हुई आंखें आसमान पे जमी थी। फिर ज़रीना अपने हवास बहाल करने लगी। आखिर इसने अब हालात को भी तो संभालना था। जमील को बेवकूफ़ बनाना कुछ मुश्किल नहीं था। उसने सोचा बस अब गांव वालों को ज़बान बंद करवानी है। जमीला की बेकसूर लाश आसमान की तरफ यूँ देख रही थी जैसे वो अपने लिए इंसाफ मांग रही हो। अचानक एक साया इस लाश से निकल के उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से हवा में मोहल्लिक हो गया। इसका रुख जमील के खेतों की तरफ था। जमील इस वक्त ट्रैक्टर पर बैठा अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। वो साया बर्क रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ा और दूसरे ही लम्हे वो साया जमील के जिस्म में हुलूल कर गया। जमील को एक झटका सा लगा। फिर वो ट्रैक्टर से उछल के उतरा और खून रंग आंखों से इधर उधर देखने लगा। फिर एक बारगी वो इस सिम को भागा जिस तरफ से वो आया था। इसका रुख सीधा कुएं की तरफ था। भागते भागते वो एकदम से गिरा और इसका हाथ पास पड़े हुए पत्थर पे बुरी तरह ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा। मगर इस पर तो धुन सवार थी। वो भी तेज़ी से उठा और एक बार फिर कुएं की तरफ भागने लगा। और फिर जो हुआ वो किसी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था। वो एक बारगी उछला और फिर जो हुआ वो किसी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था। कुएं में छलांग लगा दी। इसकी छलांग लगाते ही एक साया कुएं से फ़ौरन बाहर निकल आया और अंदर से जमील की चीखों पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। साया पास पड़े हुए ईंटों और पत्थरों के ढेर की तरफ बढ़ा। फिर साए ने इसे हाथ में लेकर कुएं के अंदर बरसाना शुरू कर दिया। जमील की चीखों पुकार मज़ीद बढ़ गई। गोया इस पर ईंट पत्थर नहीं अंगारे बरस रहे थे। मगर साए का गुस्सा ख़त्म होने को ना था। वो दीवाना वार अपने काम में लगा रहा और फिर एक नफ़रत अंगेज़ आवाज़ गूंजी, तुम्हें दौलत से प्यार था, तुम्हारी बहन पर तुम पर भारी थी, अब रहो यहाँ हमेशा के लिए। तुम्हें अब
एहसास होगा बेबसी और माजूरी क्या होती है। जमील कुएं के अंदर कर्बनाक आवाज़ से चीख रहा था, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। इसकी दर्दनाक आवाज़ में फ़िज़ा का सीना चीरती रही, मगर कोई और शख्स इस आवाज़ को ना सुन सका। हर तरफ सन्नाटे का राज था, पूरी फ़िज़ा पुरसोगवार मौत की खामोशी तारी थी। वो चीखता रहा और ऊपर से साया इस पे ईंट पत्थर बरसाता रहा और फिर कुएं में एक पुरहोल खामोशी छा गई। बाद में कुएं के अंदर जमील की मुर्दा लाश किसी को नज़र नहीं आई। यूँ लगता था जैसे इसकी लाश पाताल में धंस गई हो, वरना उम्मन लाश पानी पे तैरने लगती है। साया वहाँ से उड़ता हुआ दोबारा अपने घर के सिम बढ़ा। अब वहाँ कुछ और सूरत हाल थी। गांव की चंद औरतें जमा थीं और ज़रीना उनके दरमियान बैठी हुई झूठे आंसू बहा रही थी। जमीला की लाश चारपाई पे पड़ी थी और औरतें अफसोस का इजहार कर रही थीं। एक दफ़ा फिर मेरी आँख खुलने का सबब फजर की अजान साबित हुई। इमाम साहब की खूबसूरत आवाज़ हवा के दोष पर कानों से टकरा रही थी। मेरा दिल चाहा यूं ही लेटा लेटा अजान सुनता रहूं कि दफ़तन एक ख्याल के आने से मैं यूं उछल के उठा जैसे मेरी चरपाई पे किसी ने करंट छोड़ दिया हो। मैंने दर्दिज़ा निगाहों से चारों तरफ देखा, जैसे किसी को तलाश कर रहा हूँ। एक खौफ सा मेरे अंदर आ बसा और रात की याद जहन में ताज़ा हो गई, क्योंकि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो एक साया जो मेरी चरपाई पर बैठा था मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने लाख कोशिश की दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाऊं, मगर बाहर से आती हुई आवाज़, बचाओ मुझे बचाओ, मैंने मेरे हौसले पसपा कर दी और मैं निठाल सा चरपाई पे आ गिरा। और फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो, बिल्कुल ऐसे जैसे सवेरा कभी कभार मेरी फरमाइश पे मेरे बालों में उंगलियां फेरा करती थी ताकि मुझे नींद आ जाए। और फिर मुझे तमाम खौफ के बावजूद नींद आ गई। मगर जो भी हुआ, मैंने सोचा ज़रीना ने जमीला के साथ अच्छा नहीं किया और बेचारा जमील तो बेकसूर मारा गया। मैंने अफसोस से सर हिलाते हुए सोचा और दूसरे ही लम्हे खुद ही हैरत की तस्वीर बन के रह गया। ये जमीला कौन है और ये ज़रीना मैं उन्हें कैसे जानता हूँ? क्या मैंने कोई ख्वाब देखा है? मैं खुद भी अपने आप से सवाल जवाब करने लगा, मगर मुतमईन ना हो सका तो उठ के गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। वज़ू करके नमाज पढ़ने मस्जिद जा सकूं, अपना ध्यान भी तो हटाना था। ये जमीला आखिर है कौन? मैं वज़ू करते हुए फिर खुद से सवाल कर रहा था, ये मुझे क्या होता जा रहा है? सवेरा सच्ची कहती है, मुझसे ज़्यादा लापरवाह इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भला क्या ज़रूरत थी बाग में सोने की और रात में बाहर निकलने की? मेरी तौबा जो आज के बाद मैं शाम को घर से बाहर निकला और सवेरा को भी फ़ोन करूँगा कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, वरना मेरा दिमाग चल जाएगा। दरवाज़े को कुंडी लगा के मस्जिद का रुख किया। फैक्ट्री में दिन भर के मामलात निपटाने के बाद शाम को घर में दाखिल होते ही मैंने एक दफ़ा फिर से ये फ़ैसला किया कि आज बाहर नहीं निकलना। रात वाले वाक़ये याद आते ही मेरे बदन में खौफ की लहर दौड़ गई और मैं सिमट के रह गया। रात का खाना खाने के बाद मैं लेटना ही चाहता था कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। कौन है? मैंने अंदर से हाँक लगाई। भाई राशिद, मैं हूँ नूर मोहम्मद की जानी पहचानी आवाज़ सुन के मैं हैरान होता और दरवाज़े की सिम बढ़ा के ये कैसे घर आ गया। गैर रस्मी सलाम दुआ के बाद नूर मोहम्मद ने अपने आने का मकसद बयान किया तो मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा और मेरे किए हुए फ़ैसले पे फिर पानी फिर गया। नूर मोहम्मद चौधरी इनायत के घर जाना चाहता था अफसोस करने। कल वो किसी वजह से ना जा सका और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। क्यों ले जाना चाहता था? इसकी वजह कोई ख़ास ना थी सिवाय हम सफरी के। मैं अपनी आदत से मजबूर इनकार ना कर सका और नूर मोहम्मद के साथ चल पड़ा। मैं अंदर एक खौफ छुपा बैठा था जिसे मैं इधर उधर की बातें करके छुपाना चाहता था। मैंने सोचा कि वापसी पे नूर मोहम्मद चाय पानी के बहाने घर ले आऊँगा ताकि सीधा घर आऊँ और फिर इसे रुखसत कर दूँ। चौधरी इनायत के घर की फ़िज़ा बड़ी सोगवार थी। मैं अफसरदा दिल के साथ एक तरफ होके बैठ गया। नूर मोहम्मद चौधरी इनायत से अफसोस करने लगा।
अब वापस चलें। थोड़ी देर बाद ही मेरे कानों में नूर मोहम्मद की आवाज़ टकराई और मैंने सोचा कि चलो जल्दी जान छूटी। बातों ही बातों में मैंने नूर मोहम्मद को अपने फ़ैसले से आगाह किया तो वो बग़ैर पसोपेश के मेरे साथ चल दिया। रास्ते बातों में कटा, फिर घर में दाखिल होकर मैंने नूर मोहम्मद को चाय बना के पेश की। वो थोड़ी देर बैठ के बातें करता रहा, फिर इजाज़त लेके जाने लगा। मैंने खुशी खुशी इजाज़त दी और दरवाजे तक छोड़ने आया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज तो बचत हो गई, और कुंडी लगा के जूं ही पीछे पलटा तो गश खाते खाते बचा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।